नमस्कार साथियों, आर्य एस्पिरेंट चैनल पे आपका स्वागत है। तो घटना चक्र पूर्वावलोकन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आज का सेशन जो है वो इन्वायरमेंट से संबंधित है, पर्यावरण। तो आज की जो इन्वायरमेंट की क्लास में घटना चक्र पूर्वावलोकन से आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके नोट्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है ज्योग्राफी की और जो पॉलिटी की है वो क्लासेस हो चुकी हैं और चैनल पर अवेलेबल हैं, आप वहाँ जाकर उनको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंट है टॉपिक और ये घटना चक्र पूर्वावलोकन से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। प्रश्न पूछे जाते हैं, रिपीटेड होते हैं। ओके, तो पहले बात करते हैं पर्यावरण एवं सतत विकास से। तो आपको ये याद रखना, काफ़ी बार पूछा जाता है इस एक्ट के बारे में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 मैच दी कॉलम में काफ़ी बार पूछा गया। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो काफ़ी जगह पर काफ़ी आयोगों ने, चाहे एमपीपीसीएस का आयोग हो चाहे यूपीपीसीएस का आयोग हो, इससे प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो इसके अनुसार जो डेफिनेशन है पर्यावरण की वो देखते हैं कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरा हुआ भौतिक और जैविक दशाओं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है, तो उसको पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, इसके संगठक की बात करें तो उसमें जैविक, अजैविक और ऊर्जा, तीन घटक आपको देखने को मिलेंगे। सामान्यतः पर्यावरण का अगर वर्गीकरण देखा जाए तो तीन भागों में बांटते हैं। इससे प्रश्न पूछा गया था, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और जैविकीय पर्यावरण। ओके, चार ऑप्शन दिए गए थे जिसमें तीन ऑप्शन ये थे, एक ऑप्शन था परिवहन पर्यावरण। तो उसमें ये पूछा गया था कौन सा सामान्यतः जो है पर्यावरण का वर्गीकरण नहीं है। तो परिवहन जो पर्यावरण था वो वर्गीकरण नहीं होगा। ये तीन वर्गीकरण होंगे जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं धारणीय विकास और सतत विकास। काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं सतत विकास से। एक तो इसका जो करंट में जो सतत विकास जो गोल को लेकर जो भी इंडेक्स आता है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो नीति आयोग का इंडेक्स हो चाहे वो इंटरनेशनल इंडेक्स हो। ओके, बहरहाल हम यहाँ पे बात करते हैं सतत विकास या धारणीय विकास से। तो इसका मतलब क्या होता है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सही तरीके से करना, जिससे हम आज की ज़रूरत भी पूरी कर लें और आज का जो डेवलपमेंट है वो भी पूरा कर लें और साथ में भविष्य के लिए भी उसको रिजर्व करके रखें संसाधनों को। ठीक है, तो इस तरीके से संसाधनों का प्रयोग करना, तो वो सतत विकास और धारणीय विकास के अंतर्गत आता है। अच्छा, इस शब्द की व्याख्या, ये प्रश्न पूछा गया था यूपीपीसीएस में ही कि इस जो शब्द की व्याख्या है धारणीय विकास शब्द की या सतत विकास की, वो 1987 में हुई थी। एक रिपोर्ट आई थी आवर कॉमन फ्यूचर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, ये जो है इस रिपोर्ट को ब्रेटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है। ओके, ये WCED द्वारा जारी की गई थी। WCED के द्वारा, WCED का मतलब है वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ओके, तो इसका ये सन याद रखिएगा 1987, आवर कॉमन फ्यूचर में इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था धारणीय विकास का। एंड ब्रेटलैंड रिपोर्ट, ये भी याद रखना कि आवर कॉमन फ्यूचर को ही ब्रेटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट एक क्रम पूछा गया था, ये 2020 का जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम था उसमें ये प्रश्न आया था। मैं इसमें कौन सुमेलित नहीं है ये बताना था। तो आपको ये सभी सही लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आप कि पहला है द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट, ये 1972 की है। रियो पृथ्वी का शिखर सम्मेलन जो हुआ था, जिसको रियो अर्थ समिट भी कहते हैं, ये हुआ था 1992 में। 92 है यहाँ पे, जून 1992 में हुआ था। ब्रेटलैंड आयोग की रिपोर्ट जो अभी आपने देखी आवर कॉमन फ्यूचर वाली, ये अप्रैल 1987 की है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये सितंबर 1987 का है। ओके, तो ये याद रखिएगा, मैथ्स दी कॉलम में पूछा गया था। अर्थ के कार्बन चक्र में CO2 जोड़ती है, ये प्रश्न पूछा गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो किस किस के द्वारा जो है कार्बन चक्र में जुड़ता है। अर्थ के कार्बन चक्र में जैसे कि श्वसन के माध्यम से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। ऐसे ही जैव पदार्थों के अपक्षय से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ज्वालामुखी क्रिया से जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बड़ी मात्रा में निकलती है। इसी प्रकार जीवाश्म ईंधन के दहन से, जब हम लोग जीवाश्म ईंधन जलाते हैं उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ओके, नेक्स्ट है जल चक्र। और देखो जल चक्र में क्या होता है कि सौर विकिरण यानी सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की जो किरणें हैं
वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो आप भी जानते हैं जल चक्र में सूर्य की किरणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया था कि किसकी जो है भूमिका सबसे ज़्यादा होती है सौर विकिरण, सॉरी जल चक्र में, तो सौर विकिरण की। ओके, वर्षा की मात्रा, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 2017-18 क्वेश्चन है, पीसीएस में पूछा गया था कि वर्षा की मात्रा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। तो वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है वर्षा की मात्रा। वायुमंडल क्या है, गैसों का मिश्रण है। अब यहाँ पे एक यौगिक भी लिखा होगा, तो यौगिक नहीं होता है, ठीक है, मिश्रण होता है। यौगिक में बराबर अनुपात होते हैं, मिश्रण में बराबर अनुपात नहीं होते तत्वों के। ओके, तो गैस क्या, वायुमंडल क्या है, गैसों का मिश्रण है। ओके, अब इसमें गैसों का क्रम याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन। ऑर्गन की बात है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका परसेंटेज याद रखिएगा, एक बार प्रश्न में पूछा गया था, 0.036% है। फिर नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनॉन और हाइड्रोजन। तो ये आप क्रम याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं इससे संबंधित। रेडॉन, रेडॉन की बात करें तो रेडॉन एक रेडियो एक्टिव गैस है, ठीक है। एक मिनट। ओके, तो रेडॉन के बारे में इतना याद रखना है कि रेडॉन एक रेडियो एक्टिव गैस है। इसके अलावा पेड़ पौधे के कार्य क्या होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना, आप सभी जानते होंगे, ऑक्सीजन को निकालना, सौर का अवशोषण करना। तो ये भी 4 ऑप्शन दिए थे, इसमें लिखा था कि निम्नलिखित में से कौन से कार्य जो हैं वो पेड़ पौधों के नहीं हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसकी अभी हमने बात की थी सतत विकास की। अब ये पूरा है सतत विकास, जो लक्ष्य डिसाइड किए गए हैं यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा जो लक्ष्य डिसाइड किए गए हैं उनकी बात करते हैं, कितने लक्ष्य हैं। तो सतत विकास लक्ष्य 17 हैं टोटल, एसडीजी यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये डिसाइड किए गए हैं, और उनको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक हमको उनको प्राप्त करना है। अच्छा, एसडीजी को सर्वप्रथम 2012 के Rio+20 समिट जो हुआ था इसमें प्रस्तावित किया गया था। तो ये भी याद रखना है, जो रियो समिट था, रियो अर्थ समिट, जो कि 2012 में हुआ था एक, ठीक है, 2012 वाले में, जिसको Rio+20 भी कहा जाता है, उस सम्मेलन में इन एसडीजी गोल्स को प्रस्तावित किया गया था। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने, जैसे कि फर्स्ट वाला गरीबी को समाप्त करने से संबंधित है, सेकंड वाला भुखमरी से संबंधित है, थर्ड वाला जो है स्वास्थ्य और आरोग्यता से संबंधित है, फोर्थ नंबर का शिक्षा, गुणवत्तापरक शिक्षा से संबंधित है, 5 नंबर जो है लैंगिक समानता से संबंधित है, 6 वाला जो है जल एवं स्वच्छता से संबंधित है, 13 नंबर जलवायु कार्रवाई से संबंधित है, 14 जलीय जीवों की रक्षा, और 15 जो है स्थलीय जीवों की सुरक्षा से संबंधित है। तो ये कुछ हैं जो आपको याद रखने हैं। टोटल याद रखिएगा कि टोटल एसडीजी गोल्स जो हैं वो 17 हैं। ओके, 2003 को यूएनओ ने, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सतत विकास वर्ष घोषित किया गया था 2003 को। तो ये भी याद रख सकते हैं। क्लब ऑफ रोम, ये क्या है, ये एक तरीके से संस्था है। क्लब ऑफ रोम ये वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्री जो होते हैं उनकी, सिविल सेवक हो गए, और व्यवसायियों की एक संस्था है जो क्या करती है, वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है। ठीक है, तो आप एक रफली याद रखिएगा कि क्लब ऑफ रोम क्या है। अब बात करते हैं अर्थ समिट की। अर्थ समिट जो पहला हुआ था 1992 में हुआ था। इसको रियो समिट भी कहते हैं, क्योंकि ये रियो डी जेनेरिया ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। ब्राज़ील में एक जगह का नाम है रियो डी जेनेरिया, वहाँ ये आयोजित किया गया था। इसका नाम था संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, कभी कभी अर्थ समिट की जगह ये लिखा हुआ होगा, तो आपको मतलब ध्यान रहेगा कि ये किस टॉपिक, मतलब किसका सम्मेलन था। तो ये संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण और विकास सम्मेलन था, जिसको अर्थ समिट कहा जाता है, 1992 में हुआ था। इस समिट की अगर खास बात याद रखिएगा तो GEF का गठन किया गया था, यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई थी। ओके, ये जो GEF है वो क्या है, LDCF है, यानी कि लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज फंड है, यानी कि जो अविकसित, जो अल्प विकसित देश हैं या जो विकासशील देश हैं, उनको ये क्या करता है कि फंड प्रोवाइड करता है, उन कंट्रीज़ को ये फंड प्रोवाइड करता है। लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री फंड है ये GEF। तो GEF की जो स्थापना है वो अर्थ समिट 1992 से संबंधित है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ओके, COP7 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है, इसी की बैठक को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कहा जाता है। ये माराकेश वाली यही 7 नंबर की जो बैठक की हम बात करते हैं, इसमें जो है SCCF का गठन किया गया था। ये भी एक फंड है, द स्पेशल क्लाइमेट
चेंज फंड है, इसकी स्थापना की गई थी। अब इसमें क्या होता है कि जो फंड तो दिया ही जाता है, इसके साथ साथ तकनीकी जो होती है यानी कि टेक्नोलॉजी का भी हस्तांतरण किया जाता है विकासशील देशों को। ओके। एजेंडा 21 ये भी याद रखना, ये भी 1992 से संबंधित है, समिट से। धारणीय विकास के लिए वैश्विक कार्य योजना है, ये भी रियो समिट 1992 से संबंधित है, एजेंडा 21। एक हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट +5, ये हुआ था 1997 में न्यूयॉर्क में, जो 1992 में सम्मेलन हुआ था उसकी समीक्षा के लिए। इसी प्रकार एक रियो सम्मेलन हुआ था +10 के नाम से, जोहान्सबर्ग 2002 में, यानी 10 साल हो गए थे। रियो समिट जो पहला वाला हुआ था 1992 के, उसके 10 साल हो गए थे, तब ये रियो +10 के नाम से हुआ था। ऐसे ही रियो +20 के नाम से हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में। अब इसके घोषणा पत्र को द फ्यूचर वी वांट घोषणा पत्र कहा जाता है। जो इसका जो घोषणा पत्र था उसका शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट, ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ संगठन है, जैसे कि निरी, आपने बहुत बार नाम सुना होगा। निरी यानी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान है, 1958 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय याद रखिएगा नागपुर में है ये, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन आता है, ठीक है। SNT के अंतर्गत ये संस्था है जिसका नाम है निरी। निरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज़ है कि इसका मुख्यालय नागपुर में है। NEA इसको नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी कहते हैं, या इसको NEAA भी कहा जाता है, नेशनल इन्वायरमेंट अपीलीय अथॉरिटी कहा जाता है इसको, ठीक है। इसका गठन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया गया है, और ये NEAA एक्ट याद रखिएगा 1997 का एक्ट है, उसके तहत इसका गठन किया गया। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो विश्व मौसम संगठन है उसकी बात है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है, स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। यूनेप यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना 1992 में, और मुख्यालय नैरोबी, इंपॉर्टेंट है नैरोबी याद रखना है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ओके। नेक्स्ट है ग्रीन पीस इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इससे पहले भी हमने देखा था, इसको छाता विधान के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी यानी GEAC, इसका गठन भी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया है। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन से मंत्रालय से संबंधित है, कौन से अधिनियम से संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 में लाया गया था एक्ट, और इसी के तहत NGT का गठन किया गया 2010 में। CPCB, ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये एक सांविधिक संगठन है। इसका गठन 1974 में किया गया, और ये जो किस एक्ट के तहत किया गया ये भी याद रखना, जो जल अधिनियम है यानी कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम यानी एक्ट है 1974 का, उसके तहत CPCB का गठन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, ये कथन में दिया गया था कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, तो ये कथन सही है, ठीक है, इस तरीके से था। इकोमार्क प्रमाण पत्र किसको दिया जाता है? जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण उत्पाद होते हैं, यानी ऐसे उत्पाद जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते हैं, उनको इकोमार्क दिया जाता है, इकोमार्क प्रमाण पत्र। साइलेंट स्प्रिंग, ये एक बुक है, पर्यावरण विज्ञान से संबंधित एक बुक है, जो कि रैचल कार्सन ने लिखी है, रैचल कार्सन। इसी प्रकार ग्रीन डेवलपमेंट एक बुक है जिसको लिखा है WM एडम्स ने। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। ये एक बुक है जिसको लिखा है एल्सवर्थ हटिंगटन ने, याद रखिएगा। ये कुछ बुक्स के नाम है जो पूछे गए हैं, तो आपको याद रखने हैं कुछ। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक, यानी प्राकृतिक कृषि जो है इसका अन्वेषक किसे कहा जाता है? तो वो है मसानोबू फुकुओका, जापानी ये एक वैज्ञानिक है। ग्रीन आर्मी का जो है लॉन्च किया था ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया था, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है ये ग्रीन आर्मी। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस बार की जो थीम थी, याद रखना, 2024 की जो थीम थी वो थी भूमि पुनर्स्थापना, मरुस्थलीकरण, सूखे से निपटने की क्षमता। ये पूरी एक थीम है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इकोलॉजी। तो इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी क्या है? पारिस्थितिकी हिंदी में कहते हैं। अर्नेस्ट हैकल ने इस शब्द की व्याख्या की थी, तो ये नाम याद रखिएगा।
अच्छा, इकोलॉजी शब्द जो संबंधित है, जैसे कि जीव समुदाय और उसके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंध के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। इकोसिस्टम, ये एजी टांसले ने शब्द दिया था। इकोसिस्टम क्या होता है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है और ये एक खुला तंत्र होता है। काफ़ी जगह लिखा होता है बंद तंत्र, तो ये वो क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, तो इकोसिस्टम क्या है, खुला तंत्र है। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी संबंधित है अर्नेस्ट हैकल, और इकोसिस्टम से संबंधित है टांसले। नेक्स्ट पॉइंट है ऊर्जा का प्रवाह। तो देखो, इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशी होता है, यानी एक ही दिशा में होता है। ठीक है, 10% का नियम आपको याद रखना है। तो कि 10% पार्ट जो होता है एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित होता है। ठीक है, और 90% पार्ट जो है वो अवशोषित कर लिया जाता है एक पोषण स्तर पर, और 10% पार्ट जो ऊर्जा है वही एक एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरित होती है। ठीक है, इसको 10% का नियम भी कहते हैं, जो कि लिंडमैन ने दिया था। 1 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट है जैवमंडल जो है ये पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद इकोसिस्टम है। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। अब आप एक बार कभी क्वेश्चन जरूर लगाइएगा घटना चक्र से, तो आपको पता चलेगा कि ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। पारितंत्र क्या होता है, यानी कि इकोसिस्टम जैविक और अजैविक घटकों के से मिलकर बनी संरचना को पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जैविक संगठन का सही क्रम याद रखना है, पूछा गया है प्रश्न। सबसे पहले जनसंख्या होती है, जीवों की संख्या, फिर जनसंख्या को बहुत सारी जनसंख्या मिलकर समुदाय बनाते हैं, समुदाय मिलकर पारितंत्र बनाते हैं, और बहुत से पारितंत्र मिलकर एक भूदृश्य बनाते हैं। तो ये क्रम याद रखिएगा, पूछा जाता है इसको। ठीक है, बगीचा, खेत और धान का खेत, ये सब क्या है, कृत्रिम इकोसिस्टम है, जबकि वन, तालाब, झील ये प्राकृतिक इकोसिस्टम है। ठीक है, वियोजक, नेक्स्ट पॉइंट है वियोजक यानी कि डिकम्पोजर। ये क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में चेंज करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इकोसिस्टम में विभिन्न अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ये कथन में पूछा गया था कि इकोसिस्टम में विभिन्न अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सामुद्रिक इकोसिस्टम। यानी समुद्री इकोसिस्टम ये सर्वाधिक स्थायी इकोसिस्टम होता है। स्थायी इकोसिस्टम का उदाहरण है ये। ठीक है, कौन सा, सामुद्रिक इकोसिस्टम। और विश्व का विशालतम इकोसिस्टम भी कहा जाता है समुद्रीय, सागरीय, महासागरीय इकोसिस्टम को। नेक्स्ट बात करते हैं वहन क्षमता। जो इकोलॉजी है या एनवायरनमेंट जो है उसकी वहन क्षमता यानी कैरिंग कैपेसिटी क्या है उसकी बात। तो किसी निश्चित एरिया में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है, तो उसकी वहन क्षमता कहलाती है। ज़्यादा जनसंख्या होगी, संसाधन कम होंगे, तो पर्यावरण मतलब सभी लोगों को क्या है, खाने को नहीं मिल पाएगा, तो उसकी वहन क्षमता नहीं रहती है। ठीक है, पर्यावरण की। तो ऐसी जनसंख्या जो पर्यावरण उसको समर्थन कर सके, उसको वहन क्षमता कहते हैं इन्वायरमेंट की। पारिस्थितिकी कर्मता क्या होती है, देखो किसी जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान के साथ साथ समुदाय में जो उसकी कार्यात्मक भूमिका होती है, यानी कि जो उसने स्थान ग्रहण कर रखा है जीव ने, उसके साथ साथ जो उसकी कार्यात्मक भूमिका है, इन दोनों को मिलाकर उसको कहा जाता है पारिस्थितिकी कर्मता। ओके, पारितंत्र के घटक की बात करते हैं। तो पारितंत्र के 2 घटक हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटकों में आपका अकार्बनिक और कार्बनिक घटक आते हैं, जबकि जैविक घटक में उत्पादक हो गया, उपभोक्ता हो गया और अपघटक, ये तीनों ही आते हैं। ठीक है, अब भौतिक घटक में कौन कौन से होते हैं, जैसे कि प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, दाब, वायु, स्थलाकृति। इसके अलावा अगर अकार्बनिक घटक की बात करें तो जल, मृदा, गैस, खनिज, चट्टान, तत्व, ये सब अकार्बनिक में आते हैं। कार्बनिक की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ह्यूमरस, यूरिया, ये सब कार्बनिक में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं खाद्य श्रृंखला। तो विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक ऐसा क्रम जिससे किसी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो वो खाद्य श्रृंखला होती है। घास स्थल पारितंत्र है, इसमें खाद्य श्रृंखला कैसे होगी, जैसे कि सबसे पहले घास होगी जो कि उत्पादक होती है, उसके ऊपर टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता, मेंढक द्वितीय उपभोक्ता और सर्प तृतीय उपभोक्ता, ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो ये एक तंत्र हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट है वह सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं उनको प्राथमिक पोषक कहा जाता है या उत्पादक कहा जाता है। उत्पादक तो शब्द आप जानते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा उनको प्राथमिक पोषक भी कहा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं समुद्री खाद्य श्रृंखला के। समुद्री खाद्य श्रृंखला में एक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, ये मुख्य उत्पादक होते हैं, ये नाम याद रखिएगा फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। ये मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं कहाँ पर, समुद्री खाद्य श्रृंखला में या सागरीय खाद्य श्रृंखला में या महासागरीय खाद्य श्रृंखला में, कुछ भी लिखा हो। नेक्स्ट बात करते हैं चींटी के बारे में। चींटी क्या है, एक प्राथमिक उपभोक्ता भी है और अपघटक भी है, दोनों रूपों में काम करती है चींटी, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं कि वह जीव जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों यानी कि हरे पौधों से प्राप्त करते हैं, उनको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है। अपघटक सूक्ष्म जीव हैं, जैसे कि अभी हमने बात की अपघटक में आता कौन कौन है, फफूंदी, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ, केंचुआ आता है। लेकिन जो नहीं आता है वो याद रखिएगा, वायरस यानी कि विषाणु इसमें नहीं आता है। उत्पादक की बात करें, जैविक और अजैविक घटकों के मध्य बिचौलियों का काम करते हैं उत्पादक। ये प्रश्न पूछा गया है कि जैविक घटक और अजैविक घटक, इसके मध्य में बिचौलियों का काम करते हैं उत्पादक, ठीक है। एक प्रश्न ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि साधारण समुद्री जो समुद्री आहार श्रृंखला है, अभी हमने घास स्थल का जो पायतंत्र देखा था, या आहार श्रृंखला भी इसको कह सकते हैं, जिसमें घास होती है, फिर टिड्डा ऊपर डिपेंड करता है, फिर टिड्डा के बाद मेंढक, मेंढक के बाद सर्प, इस तरीके की श्रृंखला पाई जाती है। इसी प्रकार समुद्र में भी एक आहार श्रृंखला पाई जाती है, जिसमें होता है सबसे पहले होता है डाइटम। डाइटम क्या होता है, एक स्वपोषी होता है, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर डिपेंड करता है क्रिस्टेशियाई, जो कि शाकाहारी उपभोक्ता होता है, ये डिपेंड करता है डाइटम पे। इसी प्रकार उससे ऊपर होता है हैरिंग, ये डिपेंड करता है क्रिस्टेशियाई पे, ये मांसाहारी उपभोक्ता होता है, ठीक है। तो ये क्रम पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, डाइटम, क्रिस्टेशियाई और हैरिंग, ठीक है। सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, सौर ऊर्जा, ओके। लिंडमैन ने 10% का नियम दिया था, जो कि अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि प्रत्येक स्तर पर 10% ऊर्जा जो है संचित होती है, सॉरी संचित नहीं, स्थानांतरित होती है, स्थानांतरित, 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है, 90% संचित हो जाती है, ठीक है। तो ये लिंडमैन नाम याद रखिएगा, 10% का नियम। पोषण स्तर की बात करते हैं तो आहार श्रृंखला में 3 से 4 पोषण स्तर पाए जाते हैं, तो आपको वो याद रखना है कि पोषण स्तर पहला वाला जो होता है वो स्वपोषी जीव और प्राथमिक उत्पादक, उनको कहा जाता है पहले नंबर का पोषण स्तर। दूसरे नंबर का पोषण स्तर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तीसरे नंबर के पोषण स्तर में द्वितीय उपभोक्ता आते हैं और चौथे नंबर के पोषण स्तर में सर्वाहारी या अंतिम उपभोक्ता आते हैं। डिकम्पोजर यानी कि अपघटक, ये उपयुक्त सभी पोषण स्तर से आहार ग्रहण करते हैं, ठीक है। ये प्रश्न आया था, इसलिए ध्यान रखना। पिरामिड से प्रश्न बहुत पूछा जाता है, जीव भार का पिरामिड हो गया, ऊर्जा का पिरामिड हो गया। तो जीव भार का पिरामिड याद रखिएगा कि स्थलीय पारितंत्र में ये सीधा बनता है और जलीय पारितंत्र में उल्टा बनता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा रहता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बायोनॉमिक्स यानी जैव वानिकी, ठीक है, ये जीवन के नियम से संबंधित है, तो बायोनॉमिक्स ये याद रखना। बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन होता है ये क्या होता है कि कुछ प्रदूषक जो होते हैं, जो प्रदूषक होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनका क्या होता है कि आहार श्रृंखला में शामिल हो जाते हैं, तो आहार श्रृंखला के साथ इनका सांद्रण बढ़ता चला जाता है, ठीक है, और ऊतकों में ये जमा होते जाते हैं, बॉडी में जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें जमा होते जाते हैं। जैसे जैसे ये जमा होते जाते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, जैव आवर्धन करते हैं। एक स्तर से दूसरे स्तर पर जैव आवर्धन ज़्यादा होता है, जैसे जैसे हम जो है अलग अलग पोषण स्तर पर पहुंचते जाएंगे, इनकी जो जैव आवर्धन, जो इनकी संख्या है या उनकी सांद्रता जो है, सांद्रता में वृद्धि होती जाती है। इसी सांद्रता में जो वृद्धि होती है उसी को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन यानी जैव आवर्धन। जैसे कि DDT एक क्या है, कीटनाशक है, ठीक है। ये जब क्या होता है आहार श्रृंखला में शामिल हो जाता है तो वो आहार श्रृंखला पहली आहार श्रृंखला से दूसरी आहार श्रृंखला, तीसरी आहार श्रृंखला, चौथी आहार श्रृंखला में पहुंचता है तो इसी तरह इसकी सांद्रता बढ़ती चली जाती है, ठीक है, तो वो हो जाता है बायोमैग्निफिकेशन यानी जैव आवर्धन। नेक्स्ट बात करते हैं जैव भू रसायनिक चक्र, बहुत प्रश्न पूछते हैं, तो यह है क्या, इकोसिस्टम में तत्वों का चक्रण जो होता है, ठीक है, उसको कहते हैं जैव भू रसायनिक चक्र। 2 तरीके से होता है, एक गैसीय चक्र और अवसादी चक्र। गैसीय चक्र जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का होता है। अवसादी जो चक्र होता है उसमें आपका कार्बन, पोटेशियम, सल्फर और पोटास इनका होता है, ठीक है, तो पोटास और पोटेशियम इनका होता है, और कार्बन हो गया और सल्फर हो गया, इन सभी का, एक मिनट,
पोटास नहीं होगा, सॉरी ये कार्बन होगा, सॉरी पोटेशियम होगा, फास्फोरस होगा और सल्फर। ठीक है, तो पोटेशियम, सल्फर, फास्फोरस और जो है कार्बन, इनका जो चक्रण होता है ये अपसादी चक्र के अंतर्गत आता है। जैसे कि एक प्रश्न पूछा गया था, फिर फास्फोरस चक्र जो है, इसमें फास्फोरस मुख्य रूप से कहाँ से आती है? चट्टानों से, चट्टानों के अपक्षय से मुक्त होती है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट है पारिस्थितिकी अनुक्रमण। ओके, तो अनुक्रमण क्या होता है कि भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण जो होता जाता है उसको अनुक्रमण कहते हैं। जैसे किसी स्थान पर पहले कहीं घास होती थी, अब वहाँ पर घास की जगह पेड़ होने लगा, एक समय के बाद जो जंगल होने लगे। ठीक है, तो अनुक्रमण होता जाता है, बदलता जाता है। फिर एक समय ऐसा आया कि सब कुछ नष्ट हो गया, चट्टान की चट्टान रह गई। ठीक है, सब कुछ मतलब बिल्कुल मतलब सब साफ हो गया। तो ये क्या होता है? अनुक्रमण होता रहता है। ठीक है, तो इसको पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं कि भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण होना। ठीक है, ओडम एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने जैविक अनुक्रमण के क्रम को बताया है कि जैविक अनुक्रमण में कौन कौन से क्रम होते हैं। तो एक क्रम याद रखिएगा, सबसे पहले होता है नगरीकरण, फिर होता है प्रवास माइग्रेशन, फिर होता है अस्थापना, फिर होती है प्रतिक्रिया और फिर होता है स्थिरीकरण। ठीक है, तो ये क्रम याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं और लास्ट है पारिस्थितिकी संक्रमण। इस शब्द के बारे में याद रखिएगा, ये शब्द किसने दिया था? बेनेट ने। ठीक है, जॉन डब्ल्यू बेनेट। ये शब्द पूछे जाते हैं डायरेक्टली इस तरीके के प्रश्न। ओके, तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसको भी ख़त्म करेंगे। ओके, तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।